भारत और जापान एशिया के दो बड़े देश हैं और दोनों के बीच लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि भारत और जापान के बीच एक बहुत बड़ी समानता यह है कि दोनों देशों की सीमाएं चीन से लगती हैं और चीन भारत की तरह जापान को भी एक प्रतिद्वंदी देश के तौर पर देखता है। भारत क्षेत्रफल के मामले में जापान से लगभग 10 गुना बड़ा है। जापान का क्षेत्रफल है 3,77,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। जापान क्षेत्रफल के मामले में लगभग राजस्थान के बराबर है। जापान की कुल आबादी है 12.5 करोड़, भारत की आबादी है 140 करोड़। हालांकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और जापान को अब दुनिया के सबसे बूढ़े देशों में गिना जाता है। इस समय भारत की कुल आबादी की मीडियन एज 28 वर्ष है और जापान के लोगों की मीडियन एज है 49 वर्ष। यानी जापान की आधी आबादी 49 वर्ष से ज्यादा की है और अब वो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। हालांकि इसके बावजूद जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए, राजस्थान के बराबर क्षेत्रफल है, 12.5 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस सूची में भारत 6ठे नंबर पर है। जापान की अर्थव्यवस्था है 375 लाख करोड़ रुपए की और भारत की अर्थव्यवस्था है लगभग 235 लाख करोड़ रुपए की। हालांकि एक और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत इस मामले में जापान को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन आज अगर आप देखें तो इतना छोटा सा देश होते हुए भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज जापान के अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें 3 बड़े पॉइंट्स उन्होंने लोगों को बताए हैं। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जापान के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया है, जिसमें लिखा है कि कैसे बौद्ध धर्म भारत और जापान को जोड़ता है और इसमें महात्मा गांधी के 3 बंदरों का भी उन्होंने जिक्र किया है। वो ये लिखते हैं कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। गांधी जी के ये तीनों बंदर जापान के एक मंदिर से प्रेरणा लेकर बनाए गए हैं और यह मंदिर 17वीं सदी में बना था। दूसरी बात जो उन्होंने लिखी है, जापान और भारत की दोस्ती को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 शब्दों में परिभाषित किया है और ये 3 शब्द हैं स्पेशल, स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल। इसके अलावा इसी लेख में प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत और जापान के मजबूत रिश्ते बहुत जरूरी हैं। और तीसरा, इस लेख में इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा के लिए जापान और भारत की भागीदारी को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। इसके अलावा इसमें क्वाड का जिक्र है जिसका मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को कम करना है। क्वाड में भारत और जापान के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, यह हम आपको पहले बता चुके हैं और कल इनकी बैठक है। वैसे जापान से भारत के आम लोगों का जो पहला परिचय है वो वर्ष 1983 में हुआ था, जब भारत की पहली सबसे सस्ती कार लॉन्च हुई थी और इस कार को मारुति ने जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर बनाया था। इसे आज आप मारुति सुजुकी के नाम से जानते हैं। उस समय इस गाड़ी का नाम था मारुति 800 और जब यह लॉन्च हुई थी 1983 में, तब इसका बिना एसी वाला मॉडल 47,500 रुपए में मिलता था और एसी वाले मॉडल की कीमत 60,000 रुपए थी। इस गाड़ी ने मारुति के साथ जापान की सुजुकी कंपनी को भारत के आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया था और भारत में तब यह कहा जाता था कि आम लोगों की गाड़ी सिर्फ मारुति सुजुकी ही बना सकते हैं। और बड़ी बात यह है, वो उस जमाने की मैं बात बता रहा हूं जब ज्यादातर गाड़ियां बिना एसी की हुआ करती थी, इसलिए बिना एसी की गाड़ी 47,500 रुपए की थी और एसी वाली गाड़ी 60,000 रुपए के आसपास की हुआ करती थी। आजकल तो सारी गाड़ियों में एसी लगा होता है, ये एक स्टैंडर्ड फिटमेंट माना जाता है, लेकिन जब ये गाड़ी आई थी तब ज्यादातर गाड़ियां बिना एसी की ही बिका करती थी। भारतीय फिल्मों में भी जापान को हमेशा से एक खास स्थान मिला है। उदाहरण के लिए 1966 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था लव इन टोक्यो। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत के आम लोग लंदन और पेरिस के साथ जापान के टोक्यो जाने के भी सपने देखने लगे थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाने भी आए जिनमें जापान का जिक्र होता था। इन्हीं में से एक गाना था वर्ष 1955 में फिल्म श्री 420 का, जिसके बोल थे मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। यानी भारतीय लोगों का जो परिचय है जापान से वो काफी पुराना है, लेकिन इस दोस्ती की कहानी आपको नहीं पता होगी। आज भारत और जापान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन यह हमेशा से नहीं था। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया,
उस समय अमेरिका की तरह जापान ने भी भारत पर कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे। जापान बहुत नाराज हुआ था उस समय। यानी भारत उस मुश्किल दौर से निकलकर आज यहां तक पहुंचा है और आज एशिया में जापान और भारत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हालांकि एक जमाने में जापान भारत विरोधी गुट में शामिल था। यह बात दूसरे विश्व युद्ध की है, जिसमें जापान ब्रिटेन की सेना के खिलाफ लड़ रहा था। क्योंकि भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, इसलिए जापान भारत को भी अपना दुश्मन मानता था। और इस युद्ध के दौरान 1944 में जापान ने उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों पर हमला किया था और मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा में भी जबरदस्त लड़ाई हुई थी भारतीय सैनिकों और जापान के सैनिकों के बीच। और यह लड़ाई दूसरे वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि तब इसमें जापान की सेना हमारी सेना से हार गई थी। उस जमाने की ये तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं। आप थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर भी देखेंगे तो ये बड़ी दुर्लभ तस्वीरें हैं जो आज हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। दूसरे विश्व युद्ध की ये तस्वीरें हैं, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं। हालांकि इस हार के बाद भी जापान के मन में भारत के लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि जापान जानता था भारत के लोग असल में उसके खिलाफ नहीं हैं और मजबूरी में उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आजादी के सिर्फ 5 वर्षों के बाद 1952 में भारत और जापान के बीच पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित हुए। और इसके अलावा वर्ष 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जापान को एक तोहफे के तौर पर एक हाथी भेजा था, जिसका नाम उन्होंने इंदिरा रखा था, जो कि उनकी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम पर था। भारत और जापान के बीच राजनयिक रिश्ते तो स्थापित हुए, लेकिन जापान ने कई दशकों तक भारत पर भरोसा नहीं किया। कोल्ड वॉर के दौरान जापान अमेरिका के साथ था, जबकि भारत के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो सोवियत संघ के साथ था। यानी तब भी भारत और जापान अलग अलग टीमों के सदस्य थे। जापान की करीबी अमेरिका के साथ थी कोल्ड वॉर के दौरान और भारत की करीबी थी सोवियत संघ के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.